आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। इसका शीर्षक है फॉस्फोरस। हाँ, और जब हम फॉस्फोरस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में शायद माचिस या कुछ केमिस्ट्री जैसा आता है। बिल्कुल, लेकिन ये दस्तावेज किसी रासायनिक विश्लेषण के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में होम्योपैथी की मटीरिया मेडिका से लिया गया है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं दवाओं का विश्वकोश है। अच्छा। और होम्योपैथी में वो पदार्थों को सिर्फ उनके केमिकल गुणों से नहीं देखते, वो हर पदार्थ को एक पूरे इंसानी व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं। मतलब एक किरदार की तरह? हाँ बिल्कुल, उसकी अपनी भावनाएं, डर, इच्छाएं, शारीरिक लक्षण, सब कुछ। ये एक तत्व का कह लीजिए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने जैसा है। और यही आज हमारा मिशन है। हम इस फॉस्फोरस नाम के किरदार की पहेली को सुलझाने वाले हैं। यह दस्तावेज हमें कई सुराग देता है और हम एक एक करके उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी प्रोफाइल की परतें खोलते हैं। जरूर। सबसे पहली चीज जो मेरा ध्यान खींचती है वो है इसकी शारीरिक बनावट का वर्णन। ये किसी कहानी के किरदार के परिचय जैसा लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही खास तरह की छवि पेश करता है और यहीं से हमें इस व्यक्तित्व की पहली झलक मिलती है। तो दस्तावेज में लंबे, पतले, गोरी त्वचा और सुनहरे या लाल बालों वाले लोगों का जिक्र है। ये भी कहा है कि उनकी पलकें बहुत नाजुक होती हैं। लेकिन इसमें एक और बात है जो मुझे दिलचस्प लगी। वो तेजी से बढ़ने वाली बात? हाँ बिल्कुल, ऐसे युवा जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और झुककर चलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक शारीरिक स्टीरियोटाइप है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इसे क्लासिक आर्केटाइप मतलब एक मूल रूप की तरह देखना चाहिए। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही दिखे, लेकिन ये इस व्यक्तित्व के मूल सार को दिखाता है। तेजी से बढ़ना ये दिखाता है कि शरीर अपनी ऊर्जा बहुत जल्दी खर्च कर रहा है। इतनी जल्दी कि उसे संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और इसीलिए वो झुककर चलने लगते हैं। ये एक ऐसा शरीर है जो अपनी शक्ति से ज्यादा तेजी से लंबा हो गया है। अच्छा, तो ये बाहरी बनावट एक अंदरूनी स्थिति का प्रतीक है, तेजी से जलने वाली ऊर्जा। हाँ, और यही बात शायद उनकी मानसिक स्थिति में भी झलकती है। दस्तावेज कहता है घबराया हुआ, कमजोर, चाहता है कि उसे मैग्नेटाइज किया जाए। ये मैग्नेटाइज शब्द थोड़ा पुराना लगता है। हाँ, अजीब भी है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? ये शब्द हमें सीधे 18वीं सदी में ले जाता है, मिस्मेरिज्म के दौर में। उस समय मैग्नेटिज्म का मतलब था एक तरह की शांत करने वाली, लगभग हिप्नोटिक ऊर्जा। अच्छा। तो जब दस्तावेज ये कहता है तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अंदर से इतना बेचैन और घबराया हुआ है कि वो चाहता है कोई बाहरी शक्ति आकर उसके नर्वस सिस्टम को शांत कर दे। जैसे कोई उस पर हाथ रखकर उसकी सारी घबराहट खींच ले। बिल्कुल, उनमें खुद को शांत करने की क्षमता की कमी है। तो एक ऐसा शरीर जो बहुत तेजी से बढ़ा है और एक ऐसा मन जो खुद को शांत नहीं कर सकता, मतलब प्रोफाइल की शुरुआत ही एक तरह की अस्थिरता से होती है। हाँ, और ये बाहरी सहारे की जरूरत तब और समझ आती है जब हम देखते हैं कि ये व्यक्तित्व असल में कितना ज्यादा संवेदनशील है। सही बात है, संवेदनशीलता, ये तो जैसे इस प्रोफाइल का केंद्रीय बिंदु है। बिल्कुल, दस्तावेज में लिखा है सभी इंद्रियों का बाहरी प्रभावों जैसे प्रकाश, शोर, गंध, स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना। और ये मामूली चिड़चिड़ाहट नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया की सामान्य चीजें भी उन पर एक आक्रमण की तरह महसूस होती हैं। जैसे तेज रोशनी आंखों में चुभना या साधारण शोर से भी चौंक जाना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये सिर्फ मानसिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं है, है ना? नहीं, ये उनकी शारीरिक बनावट में भी दिखता है। हाँ, दस्तावेज में हिमोरेजिक डायथिसिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि खून बहने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब छोटे मोटे घावों से भी बहुत खून बहता है। हाँ, और वो आसानी से रुकता नहीं। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखिए, उनकी भावनात्मक सीमाएं भी बहुत नाजुक हैं और शारीरिक सीमाएं भी। अच्छा। जैसे तेज आवाज उनकी मानसिक शांति को भेद देती है, वैसे एक छोटा सा कट उनकी शारीरिक अखंडता को भेद देता है। वो आसानी से लीक करते हैं, चाहे वो भावनाएं हो, ऊर्जा हो या खून। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दमदार तस्वीर है। एक ऐसा इंसान जिसकी बाहरी और भीतरी दुनिया की बीच की दीवारें बहुत पतली हैं। लेकिन क्या ये विरोधाभासी नहीं है? एक तरफ वो इतने संवेदनशील हैं
और दूसरी तरफ दस्तावेज में जीवन से थका हुआ और घबराहट भरी दुर्बलता का जिक्र है। यही तो इस प्रोफाइल की कुंजी है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वो थके हुए हैं क्योंकि वो इतने संवेदनशील हैं। आप सोच कर देखिए, अगर आपका दिमाग और शरीर 24 घंटे हर छोटी बड़ी चीज पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हो, हर आहट, हर रोशनी, हाँ, हर स्पर्श आपके सिस्टम पर एक बोझ डाल रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो इंसान की सारी जीवन शक्ति को निचोड़ लेती है। तो वो कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं है? नहीं, वो एक गहरी अस्तित्वगत थकावट है। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता ही उनकी थकावट का कारण है। अब यहाँ कहानी और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि दस्तावेज एक बहुत ही अजीब विरोधाभास का जिक्र करता है। जलन वाला। हाँ, एक तरफ शरीर के अलग अलग हिस्सों में जलन की अनुभूति का वर्णन है। रीढ़ की हड्डी में, कंधों के बीच, हथेलियों में, फेफड़ों में, लगभग हर जगह जलन। और कंधों के बीच की जलन के लिए जो तुलना की गई है वो तो बहुत ही अजीब है, जैसे बर्फ का टुकड़ा रखा हो। ये क्या बात हुई? एक विरोधाभासी अनुभूति, एक ऐसी जलन जो ठंडक जैसी महसूस हो रही है। ये दिखाता है कि उनकी अनुभूतियां कितनी अजीब और उलझी हुई हो सकती हैं। बिल्कुल। और इसी तीव्र जलन की अनुभूति के ठीक सामने एक और बिल्कुल विपरीत एहसास खड़ा है। खालीपन? हाँ, दस्तावेज कहता है सिर, छाती, पेट और पूरे पेट में एक कमजोर, खाली, सब कुछ खत्म हो जाने जैसा एहसास। एक तरफ आग है और दूसरी तरफ राख। और ये विरोधाभास ही इस पूरे व्यक्तित्व को समझने की चाबी है। कैसे? ये दिखाता है कि उनकी ऊर्जा का कोई रेगुलेटर या डिमर स्विच नहीं है। या तो वे पूरी तरह ऑन हैं, चिंता, जलन, संवेदनशीलता की आग में जल रहे हैं, या फिर वो पूरी तरह ऑफ हैं, जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। हाँ, और सिर्फ एक ठंडा, खोखला खालीपन रह जाता है। इनके लिए कोई बीच का रास्ता, कोई सामान्य शांत स्थिति नहीं है। ये ऑन ऑफ वाला आइडिया बहुत कुछ साफ कर देता है, और शायद बालों से जुड़ी समस्याएं भी इसी का एक बाहरी संकेत है। संभवतः दस्तावेज में लिखा है कि डैंड्रफ बादलों की तरह झड़ता है और बाल गुच्छों में गिरते हैं। ये शायद उसी अंदरूनी जीवन शक्ति के खत्म हो जाने का प्रतीक है। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बहुत ही चमकदार है, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक और अस्थिर भी, जैसे एक मोमबत्ती जो दोनों सिरों से जल रही हो। ये जो नाजुक और अस्थिर तस्वीर है, ये सिर्फ उनकी बनावट या भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। नहीं, जब हम उनकी रोजमर्रा की आदतों, जैसे खाने पीने की इच्छाओं को देखते हैं, तो ये अजीबपन और भी गहरा हो जाता है। हाँ, यहाँ पर उनके विरोधाभासी स्वभाव के कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण मिलते हैं। दस्तावेज में ठंडे भोजन और पेय पदार्थों, खासकर आइसक्रीम की जबरदस्त इच्छा का जिक्र है, और दिलचस्प बात यह है कि इससे उनके पेट दर्द में आराम मिलता है। ये सामान्य अनुभव के बिल्कुल उल्टा है। लोग पेट दर्द में गर्म चीजें पसंद करते हैं, है ना? ये फिर से उसी ऑन ऑफ या जलने खालीपन वाली थीम पर वापस आता है। उनका सिस्टम अंदर से जल रहा है, अच्छा, इसलिए उन्हें उसे शांत करने के लिए ठंडी चीजों की तलब होती है। आइसक्रीम उस अंदरूनी आग को बुझाने का एक जरिया है। लेकिन पानी के साथ उनका रिश्ता इससे भी कहीं ज्यादा जटिल और अजीब है। हाँ, वो हिस्सा तो वाकई बहुत अजीब है। ये पढ़कर तो मैं सच में हैरान रह गई। दस्तावेज कहता है जैसे ही पानी पेट में गर्म होता है, उल्टी हो जाती है। मतलब वो ठंडा पानी तो पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो शरीर की गर्मी से गर्म होता है, उनका सिस्टम उसे बाहर फेंक देता है। और ये सिर्फ पीने तक सीमित नहीं है। 1 मिनट रुककर इस पर गौर कीजिए। दस्तावेज कहता है कि गर्भावस्था के दौरान पानी देखने भर से उल्टी हो जाती है, और नहाते समय उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ये तो किसी गहरे फोबिया जैसा लगता है। पानी जो जीवन का स्रोत है, वही उनके लिए एक असहनीय चीज बन जाता है। ये अविश्वसनीय है। पानी जैसी साधारण चीज उनके नर्वस सिस्टम में इतना बड़ा तूफान कैसे ला सकती है? दस्तावेज में और भी उदाहरण है। हाँ, जैसे गर्म पानी में हाथ डालने से जी मिचलाना, या सिर्फ पानी में हाथ डालने से छींक आना। ये संवेदनशीलता का कौन सा स्तर है? ये हमें बताता है कि उनका नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा ओवर रिएक्टिव है। सामान्य उत्तेजनाएं जिन्हें हमारा शरीर नजरअंदाज कर देता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाती हैं। उनका शरीर ये तय नहीं कर पा रहा है कि क्या सुरक्षित है और क्या खतरा। बिल्कुल, इसलिए पानी जैसी हानि रहित चीज पर भी वो एक हिंसक प्रतिक्रिया देता है। ये फिर से वही सीमाओं के धुंधलेपन की कहानी है। और ये सीमाओं का धुंधलापन और ऑन ऑफ वाला पैटर्न उनके पाचन तंत्र में भी बहुत नाटकीय ढंग से दिखाई देता है। हाँ, यहाँ भी कोई संतुलन नहीं है। यहाँ भी कहानी बिल्कुल 2 छोरों पर चलती है। एक तरफ है कब्ज, और इसका वर्णन भी बहुत विशिष्ट है।
मल को पतला, लंबा, सूखा, सख्त और कठोर बताया गया है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ कब्ज नहीं है, ये एक तरह का टोटल ब्लॉकेज है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है दस्त, और इसका वर्णन तो भूलना ही मुश्किल है। हाँ, दस्तावेज कहता है कि दस्त इतना तेज होता है जैसे किसी हाइड्रेंट से पानी बह रहा हो। ये सिर्फ दस्त नहीं है, ये एक विस्फोट है। पूरा सिस्टम या तो जाम है या फिर पूरी तरह से बेकाबू। और इसमें साबूदाने जैसे कण होने का भी जिक्र है, जिसका मतलब है कि खाना बिना पचे ही बाहर निकल रहा है। लेकिन जो अनुभूति सबसे ज्यादा अजीब है वो है, ऐसा महसूस होता है जैसे गुदा खुला रह गया हो। हाँ, यह नियंत्रण खो देने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये उस अनुभूति को दर्शाता है जहां शरीर की सीमाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। सब कुछ बस बह रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल। तो पाचन तंत्र में भी हम वही दो चरम सीमाएं देखते हैं। एक तरफ अत्यधिक रुकावट और दूसरी तरफ पूर्ण अनियंत्रित प्रवाह। ये उनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना संवेदनशील और अस्थिर है, तो ये समझना आसान है कि बाहरी दुनिया का उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में कुछ बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है कि किन चीज़ों से उनकी हालत बिगड़ती है और किन से सुधरती है। इन्हें तकनीकी भाषा में एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन कहा गया है। हाँ, एग्रेवेशन का मतलब है वो कारक जो लक्षणों को बदतर बनाते हैं, और एमिलियोरेशन वो जो उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं। तो चलिए पहले बदतर करने वाले कारकों को देखते हैं। शाम को आधी रात से पहले बाईं ओर या दर्द वाली तरफ लेटने पर। और सबसे दिलचस्प, आंधी तूफान के दौरान या मौसम में बदलाव पर उनकी हालत खराब हो जाती है। मौसम से इतना प्रभावित होना उनकी संवेदनशीलता को फिर से साबित करता है। वो एक बैरोमीटर की तरह हैं, जो माहौल में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को महसूस कर लेते हैं। उनकी पतली सीमाएं उन्हें अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा जोड़ देती हैं। बिल्कुल। और जिन चीजों से उन्हें बेहतर महसूस होता है वो है अंधेरा, दाईं ओर लेटना, मालिश करवाना और ठंडा भोजन या ठंडा पानी। लेकिन पानी के साथ वही शर्त है। हाँ, जब तक वो पेट में गर्म ना हो जाए। और यहाँ एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। दस्तावेज में लिखा है कि ठंडी हवा उनके सिर और चेहरे के लक्षणों में तो आराम देती है, लेकिन वही ठंडी हवा उनकी छाती, गले और गर्दन के लक्षणों को बढ़ा देती है। ये तो बहुत ही अजीब है। एक ही चीज एक ही समय में शरीर के दो हिस्सों पर बिल्कुल उल्टा असर कैसे कर सकती है। ये इस प्रोफाइल की जटिलता को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर कोई एक मोनोलिथिक इकाई नहीं है। मतलब इसके अलग अलग हिस्सों की अपनी अपनी संवेदनशीलता हो सकती है, और वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में भी हो सकते हैं। फास्फोरस व्यक्तित्व का एक हिस्सा ठंडक चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा उससे डरता है। ये उनके अंदर चल रहे स्थायी संघर्ष का एक और उदाहरण है। बिल्कुल। अंत में ये दस्तावेज फास्फोरस को अकेले नहीं देखता, बल्कि उसे दूसरे पदार्थों के साथ एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में रखता है। हाँ। ये बताता है कि आर्सेनिक इसका पूरक है। पूरक होने का मतलब है कि आर्सेनिक उन मामलों में काम को आगे बढ़ा सकता है जहां फास्फोरस ने सुधार शुरू तो किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। वे एक दूसरे के काम को पूरा करते हैं। और कॉस्टिकम नाम के एक और पदार्थ के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, दस्तावेज चेतावनी देता है कि इसका इस्तेमाल कॉस्टिकम से पहले या बाद में कभी नहीं करना चाहिए। ये एक तरह की, कह लीजिए, रासायनिक या ऊर्जावान दुश्मनी जैसा है। और ये भी बताया गया है कि ये आयोडीन और टेडल नमक के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले बुरे प्रभावों को ठीक करता है। तो ये एक एंटीडोट की तरह भी काम करता है। और सबसे आखिर में होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन का एक उद्धरण है। वे कहते हैं कि ये उन रोगियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें पुराने दस्त की समस्या होती है। तो ये इस पूरे सैद्धांतिक वर्णन को एक व्यावहारिक जमीन देता है। हाँ, ये बताता है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल असल में कैसे किया जाता रहा है। तो इस दस्तावेज के जरिए हमने एक बहुत ही जटिल, चमकदार और संवेदनशील व्यक्तित्व की रूपरेखा को समझा। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से तीव्र है, विरोधाभासों से भरा है, जलन और खालीपन, रुकावट और प्रवाह, और बाहरी दुनिया से बहुत गहराई से प्रभावित होता है। ये एक लंबे, पतले, रचनात्मक और तेज दिमाग वाले, लेकिन साथ ही घबराए हुए और नाजुक इंसान की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर बनाता है। इस पूरे विवरण में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो यह है कि फास्फोरस को सिर्फ एक रासायनिक तत्व के रूप में नहीं देखा गया। नहीं, उसे लगभग एक साहित्यिक चरित्र के रूप में पेश किया गया है। उसकी अपनी पसंद है, नापसंद है, उसकी कमजोरियां और ताकतें हैं। हाँ, ये हमें एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये दस्तावेज एक पदार्थ को एक इंसान की तरह पढ़ता है,
क्या हम कभी अपने आसपास के लोगों को इतनी गहराई और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं? अगर हम ऐसा करें तो हमें उनके अंदर कौन से छिपे हुए पैटर्न, कौन से विरोधाभास और कौन सी अनोखी कहानियां मिलेंगी जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम सब भी अनोखी शारीरिक और भावनात्मक विशेषताओं का एक जटिल संग्रह हैं जो बस समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं?